नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी। पिछला वीडियो हमने बैच फ्लावर मेडिसिन के परिचय के बारे में दिया था। आज के वीडियो में जानेंगे फिलोसॉफी की रोग का असल कारण आखिर होम्योपैथी में या बैच फ्लावर मेडिसिन में किसे माना जाता है, इसके बारे में। साथ ही साथ बैच फ्लावर मेडिसिन कौन से फॉर्म में हमें मिलती है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दूंगा। और कितने समय तक के हमें बैच फ्लावर मेडिसिन लेनी चाहिए, इसके भी बारे में आज के वीडियो में गाइड करूंगा। दोस्तों, ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ये इंट्रोडक्शन ही आपको आगे बैच फ्लावर मेडिसिन को इस्तेमाल करने में काम आने वाला है, तो थोड़ा सब्र बनाए रखिए। अगले वीडियो से हम प्रॉपर बैच फ्लावर मेडिसिन पूरे विवरण के साथ में जो फूलों की दवाइयाँ है उनके लक्षण पूरे बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो नीचे बेल आइकन का बटन दिया है उसे भी दबा दीजिए। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपसे लंबे समय तक जुड़े रहना चाहता हूँ। आप एक दो बार आएंगे, हो सकता है मेरा नाम भूल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरा नाम भूलें। इसीलिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि मैं बार बार आपके पास जुड़ सकूं और आप सभी का प्यार पा सकूं। तो चलिए आज का टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि रोगों का असल कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि शरीर के स्वस्थ होने में या तंदुरुस्त होने में शारीरिक रोगों का बहुत ज़्यादा रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के जो वैद्यकीय क्षेत्र में जो प्रैक्टिस हो रही है, जो वैद्यकीय सेवा दी जा रही है, उसमें ज़्यादातर इम्फेसिस जो होता है हमारे, वो शारीरिक रोगों की तरफ होता है। मसलन अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवा दी जाए, अगर सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवा दे दी जाए। लेकिन इससे ज़्यादा आगे चल के आज के वैद्यकीय भाषा में हम नहीं देखते। लेकिन होम्योपैथी में ये मानना है कि शारीरिक अवसाद जो है या शारीरिक आवरण जो है, वो असल में आत्मा और मन के तालमेल के बिगड़ने की वजह से हमें देखने को मिलता है। अगर आत्मा और मन का तालमेल सही है तो शारीरिक रोग या शारीरिक किसी तरह के लक्षण की प्रकट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कि शारीरिक लक्षण ये कोई रोग नहीं है, शारीरिक लक्षण हम कह सकते हैं कि रोगों का फल है। अब मैं इसका एक उदाहरण आपको दे देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे डिस्पेंसरी में एक महिला आई थी। उस महिला को कब्जियत की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। अब उस कब्जियत को ठीक करने के लिए कई दवाइयाँ उसने ली थी, लेकिन उसे कहीं आराम नहीं हो रहा था। तो अब हमारे पास आई तो हमने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू किया। हिस्ट्री जब लिया तो हमें पता चला कि ये तकलीफ उसे 2-3 सालों से है। जब उसकी और डिटेल हिस्ट्री लिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि कब्जियत पहले नहीं थी, लेकिन बाद में पानी पीना कम करने की वजह से उसे कब्जियत की तकलीफ हुई। उससे हमने पूछा कि पानी पीना कम क्यों किया, तो बोले ये नहीं पता चला, लेकिन जब भी पानी पीती थी तब तो पेट में दर्द शुरू हो जाता था, और पानी अगर कम पिया तो पेट का दर्द कम हो जाता था। इसके लिए कई तरह की रिपोर्ट्स और टेस्ट उसने कराई थी, लेकिन सभी लगभग नॉर्मल आई थी। कारण उसका नहीं पता चला था, लेकिन तब से उसने पानी पीना कम कर दिया था। और अब आज की स्थिति में उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसे पानी पीने से डर लगने लगा था। पानी पीती थी तो डर लगता था कहीं पेट का दर्द शुरू ना हो जाए, और इसी तरह से वो धीरे धीरे करके पानी पीना उसने कम कर दिया। और वही पानी पीना कम करने की वजह से उसे धीरे धीरे कब्जियत शुरू हो गई, और अभी कब्जियत की शिकायत बहुत ज़्यादा उसे देखने को मिल रही थी। उसकी ये सभी लक्षण हमने देखने के बाद में हमें ध्यान में आया कि जो पानी पीने का डर है, ये अगर इस महिला का हमने निकाल दिया तो इसे आराम हो जाएगा। इसके मानसिक लक्षण में भी आराम होगा, यानी पानी पीने का डर भी कम होगा, और साथ ही साथ कब्जियत भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो उसे हमने निमुलस नाम की एक बैच फ्लावर मेडिसिन दी थी, जो डर के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और साथ ही साथ हमने साइमल्टेनियसली कॉस्टिकम भी दिए थी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। उसके और लक्षणों को देख के हमने ये 2 दवाइयाँ दी थी। लेकिन इन दवाइयाँ देने के बाद में उसका जो डर था पानी पीने का, वो भी कम हो गया, और साथ ही साथ कब्जियत भी कम हो गई। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मानसिक लक्षणों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी कोई बीमारी है। इसी तरह अगर
किसी को कोई बीमारी हो जाती है और कोई देख के फला फला कह देता है, अगर किसी का गला दुख रहा है 4-5 दिन तक के, अगर कंटिन्यूअसली किसी का लगातार गला दर्द कर रहा है और कोई उसका फूफा चाचा चाची कह देता है कि अरे भाई गले की तरफ ध्यान दे, वरना हमने फला फला को देखा था, उसे तो गले की तकलीफ हुई थी और कुछ ही दिनों में उसे ऐसी ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो गई और फिर वो चल बसे। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो मैं बता दूंगा आपको, बहुत से केसेस होते हैं कि ऐसा किसी ने अगर मन में उसके भ्रम डाल दिया तो उसे लगने लगता है कि नहीं मुझे वो बीमारी है, और वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है और यहाँ से मानसिक रोग शुरू हो जाता है। और फिर धीरे 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 जो शारीरिक जो लक्षण थे उसके बढ़ते जाते हैं, जो गले का दर्द है वो बढ़ते जाता है और धीरे 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 करके गले के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, यानी कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। जो साधारण गले में खराश थी वहाँ से लेके तो वहाँ पे बीमारी डेवलप होने तक के मानसिक जो लक्षण है वो कारणीभूत रह सकते हैं। तो इस तरह के डर को हमें मन से निकाल देना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, आप भी आपके आसपास में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ है और किसी ने उसके मन में भ्रम डाल दिया कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो बीमारी उसकी सच में हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर किसी ने किसी को कहा, एक पेशेंट था 3-4 साल पहले मैंने देखा था, उसको गले पे सूजन थी और उसने किसी डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट कराई तो उसे किसी ने कहा था कि कैंसर की शुरुआत हुई है। लेकिन फिर उसने दूसरे डॉक्टर को दिखाया था तो उस दूसरे डॉक्टर ने उसको सांत्वना दी थी कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो मामूली सी तकलीफ है, मैं इसे 4 पुड़िया देता हूँ और ठीक हो जाएगा। और उसने हाथ लगा के देखा, बोले 4 दिन में फोड़ा बनेगा, वहाँ पस निकलेगा, पीप निकलेगा और वो ठीक हो जाएगी। और यकीन मानिए ये हुआ है, किस्सा सही किस्सा है। और इसी तरह से पीप बन के वो पस निकल गया और गले की सूजन उतर गई। आप अगर आपके मानसिक लक्षणों को ठीक करते हो तो आपकी शारीरिक लक्षण ठीक होते हैं, आपके शारीरिक रोग ठीक होते हैं। तो शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए मानसिक लक्षणों को ठीक करना काफी जरूरी हो जाता है। वो जिम्मेदारी का अगर गलत एहसास हो जाता है तो वो उस एहसास के भावना के घेरे में खुद को कैद कर लेता है और ऐसे में वो उसकी जिंदगी खुशी से हर्षोल्लास के साथ नहीं जी पाता है। तो बहुत ही लिमिटेड सा उसका जीवन हो जाता है, खुशी नहीं रहती है और ऐसे में ही हमें बीमारियों की शुरुआत देखने को मिलती है। ऐसे वातावरण में वो अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पाता है। खुशी जीवन के लिए हमें 7 सुंदर सी सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। वो 7 सीढ़ियाँ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली सीढ़ी है अमन और शांति की। हमें ज़्यादा झगड़ा क्रोध नहीं होना चाहिए, अमन और शांति वाला जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी दूसरी सीढ़ी है आस या भरोसे की। किसी के ऊपर भरोसा करना या उससे आस रखना गलत नहीं है, करना चाहिए। हम इंसान हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तीसरी सीढ़ी होती है हमारी खुशी की। हमें जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो चीज़ हमें करनी चाहिए। कई बार हम आसपास की चीज़ें सोच के हमें जो चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ करना छोड़ देते हैं और फिर वहीं से हमें बीमारियां शुरू हो जाती है। तो खुशी की सीढ़ी हमारी तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी है हमारी विश्वास की। बिना विश्वास के हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, विश्वास को हमें रखना ज़रूरी होता है। 5वीं सीढ़ी है यकीन की। चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी होंगी, हम जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर यकीन करना, खुद पे यकीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारी 5वीं सीढ़ी थी, यकीन। हमारी 6वीं सीढ़ी है बुद्धिमानी की। हमें हमारी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमें अगर किसी काम में ऐसा लग रहा है कि हमारी बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है या हम हमारी बुद्धि के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम हमें छोड़ना चाहिए। हमें हमारे बुद्धिमानी का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। और हमारी 7वीं सीढ़ी है प्यार की। प्यार मिलेगा तो ही हम प्यार दे पाएंगे। और ये सभी चीज़ें, ये 7 सीढ़ियाँ हमें खुशी भरी जीवन के लिए और निरोगी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन 7 सीढ़ियों का हमें उपयोग करना चाहिए, तभी हम निरोगी मन के साथ, निरोगी काया के साथ में जी सकते हैं। तो चलिए, ये थी फिलॉसफी की बात। अब बताते हैं कि बैच फ्लावर मेडिसिन का रख रखाव हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों की तरह ही बैच फ्लावर मेडिसिन जो है ये तरल अवस्था में हमें मिलती है। इसका लिक्विड हमें मिलता है। अब इस लिक्विड को हम डायरेक्टली 2-2 बूंद सुबह शाम जुबान पे दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ग्लोब्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो साबूदाने की गोलियां जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, आम भाषा में उन्हें हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं साइंटिफिक
भाषा में। तो अगर आप ग्लोब्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस तरह से होम्योपैथी की दवा प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से आपको ग्लोब्यूल्स पे वो तरल पदार्थ डालना है और उसे अच्छी तरह से 5-7 बार हिला लेना है और फिर उन ग्लोब्यूल्स को 5 से 7 ग्लोब्यूल सुबह शाम आपको देना है। 1-2 गोलियां कम ज़्यादा अगर हो गई तो उससे फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि होम्योपैथिक दवाइयों का जो असर होता है वो दवाई की मात्रा पे नहीं होता है, वो दवा जुबान पे जाती है और जो नसें होती है वहीं पे उसका काम शुरू हो जाता है, पेट में जाने के बाद उसका काम नहीं होता है। तो मात्रा के ऊपर होम्योपैथिक दवाइयों का असर हम निश्चित नहीं कर पाते। तो आप 5-7 या 8 गोलियां सुबह शाम दे सकते हैं इस तरह की ग्लोब्यूल्स में बना के, या फिर तरल पदार्थ अगर आप ला रहे हैं तो 2-2 बूंद सुबह शाम जुबान पे दे रहे हैं। अब कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब हम उसके मानसिक लक्षणों को देखते हैं और कौन सी भावना उसके मन में सबसे ज़्यादा है उसको हम डिसाइड करते हैं। अब जो भावना उसके मन में सबसे ज़्यादा है तो उस भावना के ऊपर हम उसे बैच फ्लावर मेडिसिन दे सकते हैं। कई बार होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है और वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सी भावना उसके मन में बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो ऐसे में हमें कई बार कॉम्बिनेशन भी देने का काम पड़ सकता है। तो कॉम्बिनेशन आप 2 अलग अलग दवाइयों की डब्बियाँ दे सकते हो, जिसे आप उस पेशेंट को कह सकते हो कि 5-5 मिनट के अंतर से ले लें, या फिर उन दोनों दवाओं को एक ही डब्बी में आप मिक्स करके भी दे सकते हो, या अगर तरल पदार्थ है तो एक खाली शीशी में ला के इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों तरल पदार्थ की दवाइयाँ मिला के उस तरल पदार्थ को दे सकते हो। अब मैंने गोलियों के तो डोज बता दिए, 5-7 या 8 गोलियां सुबह शाम लेना है। तरल पदार्थ में अगर आप बैच फ्लावर मेडिसिन का सेवन कर रहे हो तो इसकी 2-2 बूंद आपको सुबह शाम लेनी चाहिए। कई बार हमें भी समय कम होता है, कभी घाई होती है, और जब भी मानसिक लक्षण रोगी के लेने होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है, 1-1.5 घंटा कई बार आसानी से चले जाता है। तो ऐसे में अगर घाई है और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम कई बार कॉम्बिनेशन पेशेंट को दे देते हैं, 2 या उससे अधिक दवाइयाँ एक साथ में मिक्स करके पेशेंट को दे देते हैं, फिर धीरे धीरे डिसाइड करते हैं। आइडियली एक ही दवा दीजिए, उससे जो मानसिक लक्षणों के अंदर बदलाव होते हैं, नए बदलाव जो देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको आपकी दूसरी दवाई देनी चाहिए। ये था दवाई के प्रयोग के बारे में। अब बैच फ्लावर मेडिसिन को हमें जारी कब तक रखना है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि हमें कितने दिनों तक बैच फ्लावर मेडिसिन देनी चाहिए। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को, उस रोगी को तकलीफ क्या है। अगर कोई पेशेंट ऐसा रहा है जिससे 4-5 दिन पहले से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ खा रहा है तो गले के अंदर अटक रहा है, निगलने में उससे तकलीफ हो रही है, इस तरह के लक्षण अगर किसी रोगी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं तो इस चेतना को हटाने के लिए हम क्रैब एप्पल 1 या 2 दिन तक के पेशेंट को देते हैं। 2-3 दिन में उसकी जो सेंसेशन है, उसकी जो भावना है कि गले में अटक रहा है, वो निकल जाती है। तो ये 2-3 दिन के अंदर ही दवा ने काम कर दिया, इसके बाद में दवा को हमें बंद कर देना है। लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी आपके पास में आता है कि जिसके मन में बार बार एक विचार आते हैं और वो विचार उसके मन से नहीं जाते और ऐसा कई सालों से उसके मन में हो रहा है, तो हमें वाइट चेस्टनट नाम की दवा आती है, बैच फ्लावर मेडिसिन, वो देनी चाहिए और ये हमें लंबे समय तक देनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हैं कौन सी बीमारी है, कब से है, इसके ऊपर हम अवलंबित होते हैं कि हमें दवा कितने दिनों तक देनी चाहिए। तो ये उसी के ऊपर से हम डिसाइड कर पाते हैं। अब एक बच्चे का इम्तिहान है, उसे अगर इम्तिहान का डर लग रहा है, तो अगर किसी का इम्तिहान है और उसे इम्तिहान का अगर डर लग रहा है तो हम कई बार उसे निमुलस नाम की दवा दे देते हैं। 2-3 दिन में उसका डर दूर हो जाएगा और वो जो एग्जाम्स है आसानी से दे देगा। कोई बच्चा है जो जन्म से ही डरपोक है, किसी भी चीज़ का डर लगता है, अंधेरे का डर लगता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका डर लगता है, मिस क्लास में डांट देंगी इसका डर लगता है, और इस तरह से जन्म से ही अगर वो डर उस बच्चे के अंदर है तो आप उसे मिमुलस या रॉकरोज नाम की बैच फ्लावर मेडिसिन है, वो लंबे समय तक देंगे। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना होता है कि आपको दवाई कितने दिनों तक देनी है। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये सब इंट्रोडक्शन बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में आपको बताना ज़रूरी था। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। हम हमारे अगले जो वीडियो रहेगा, अगले हफ्ते का जो गुरुवार का वीडियो रहेगा, उसमें बैच फ्लावर मेडिसिन उनके लक्षणों के साथ, उनके विशेष गुणों के साथ में बताना शुरू करेंगे।
देखते हैं कितने बैच फ्लावर मेडिसिन मैं यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बैच फ्लावर मेडिसिन कवर करने की कोशिश रहेंगी। इस सीरीज़ को देखते रहिए और इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छी दवा है, मानसिक लक्षणों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है और आपके शारीरिक रोगों को भी दूर करती है। तो दोस्तों आज जो मैंने यहाँ पे जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप फेसबुक पे इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है बैच फ्लावर मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में, इसको लेने के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको ये सीरीज़ के बारे में जो भी सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूँगा। संडे को एक और बीमारी के बारे में वीडियो अपलोड होगा, वो अलग रहेगा, लेकिन इस सीरीज़ के वीडियोस गुरुवार के दिन ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।